मोदी नहीं होंगे पीएम, नरेंद्र मोदी नहीं होंगे पीएम, ये सवाल भी है और कई लोग इसको जवाब के तौर पर भी रख रहे हैं। कहने का मतलब है कि कई लोगों का मानना है कि मोदी नहीं होंगे पीएम विदाउट क्वेश्चन, और कई लोगों का मानना है कि क्या मोदी पीएम होंगे, यानी अगर बीजेपी को ताकत आ गई, सत्ता का नंबर आ गया, तो भी क्या नरेंद्र मोदी ही पीएम होंगे या के कोई और होंगे। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक मीनू जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हुए कि इस प्रश्न के क्या मायने हैं कि नरेंद्र मोदी जी क्या नरेंद्र मोदी जी असल में ये गलत लग गया है, मैं देख रहा हूं कि कैसे ये ठीक हो ऊपर में, कि नरेंद्र मोदी जी क्या पीएम फिर से बनेंगे, ये प्रश्न हमारे सामने है। एक बात यह है कि आज अरविंद केजरीवाल जब जेल से रिहा होकर आए हैं, तो जेल से रिहा होने के बाद उनके सामने ये सवाल बनकर आया है कि उन्होंने एक सवाल टॉस किया है। एक्चुअली वो सवाल जो टॉस किया है वो ये कि नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे पीएम, क्योंकि ये जो देश है, ये देश खुद क्षमा कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया था कि 75 साल की उम्र लागू होगी, तो वो उम्र सीमा नरेंद्र मोदी 75 के हो जाएंगे। तो जब ये इस देश में चुनाव के नतीजे आएंगे तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी अपनी ही तय की हुई बात से पीछे कैसे हटेंगे। या तो वो अब झूठ बोल रहे हैं या तो तब झूठ बोल रहे थे। इस तरह से एक विरोधाभास को सामने रखा है अरविंद केजरीवाल ने। इसके अलावा राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लिख लो, कागज कलम में कह रहे हैं कि लिख लो, ऐसा कह रहे हैं। तो दूसरी तरफ अमित शाह भी जवाब दे रहे हैं कि हमारी पार्टी जीतेगी तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, आज अमित शाह ने कहा है। इसका मतलब यह है कि विपक्ष जो बात कह रहा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इस प्रश्न से बीजेपी भयभीत हो गई है कि कहीं जनता में ये बात चली न जाए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो जो वोट मांग रहे हैं कि मोदी को वोट दे दीजिए, चाहे नरेंद्र मोदी मांगे या उनकी पार्टी के लोग मांगे या उम्मीदवार मन मारकर मांगे या खुशी से मांगे, तो नरेंद्र मोदी को वोट दे दीजिए, ये कारण ही खत्म हो जाएगा, तब तो वोट देने वाला भी बितक जाएगा। ये बहुत बड़ी बात सामने आई है। मैं इससे पहले कि और विषय पर आगे बढ़ूं, मैं एक चर्चा बस करता हूं कि लखनऊ में कल राहुल गांधी ने संविधान बचाओ विषय पर आयोजित एक परिचर्चा को संबोधित किया। तो मैं भी चूंकि वहां मौजूद था, तो वहां मुझे एक बात नजर आई जो मैं शेयर करना चाहता हूं। वो बात मैंने पूरे प्रदेश की, कम से कम उत्तर प्रदेश की बदलती हुई सियासत को बयां करती है, इसलिए उसका उल्लेख अभी कर देना चाहता हूं कि वहां बहुजन समाज के प्रदेश भर के एक्टिविस्ट मौजूद थे। राहुल गांधी की सभा में जय भीम के नारे लगे। ये घटना छोटी मोटी घटना नहीं है, और एक्टिविस्टों का कहना था कि हम इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे, अगर इंडिया गठबंधन ने हमारे साथ धोखा किया तो हम इंडिया गठबंधन का भी दुगनी ताकत से विरोध करेंगे। आज हमें लोकतंत्र बचाना है, आज हमें संविधान बचाना है, आज हमें आरक्षण बचाना है, आज हमें बहुजन समाज की बात करनी है। बहुजन समाज को हमेशा से ठगा गया है, बहुजन समाज अब धोखा में नहीं रहेगा। ये घटना
इसलिए छोटी मोटी नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बदलावकारी घटना के तौर पर मैं इसे देख रहा हूं, परिवर्तनकारी घटना, इसलिए उल्लेख कर रहा हूं। अब इस विषय पर फिर हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उसी प्रश्न पर आता हूं मीनू जैन जी आपके पास, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या पीएम नहीं बनेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो इस वक्त जो देश के सबसे दिग्गज नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने कल कह दिया है और ताल ठोक के और लिख के देने की बात कह रहे हैं कि लिखवा लीजिए, लिख के रख लीजिए, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उसके बाद आज जेल से छूट के आए, जमानत पर, अंतरिम जमानत पर छूट के आए केजरीवाल, जिनका की इंतजार हो रहा था पब्लिक को, तो वो भी इंडिया गठबंधन के एक घटक दल है। तो उन्होंने भी सेम यही बात दोहराई है कि राहुल मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो आपने जो सवाल पूछा ना कि अगर पब्लिक के दिमाग में ये बात बैठ गई तो समझ लीजिए बंटा ढार है भाजपा का। देखिए, जो अभी तक होता आया है, जनता भाजपा के विधायक हो तो विधायकों से, सांसद हो तो सांसदों के ऊपर वोट नहीं देती है, वो मोदी जी के चेहरे पे वोट देती है। और मोदी जी खुद कहते हैं कि भी इनको दिया हुआ वोट, कमल को दिया हुआ वोट, वो मुझे दिया हुआ वोट है, और मेरे ऊपर विश्वास करो, मुझे जो भी वोट दोगे वो मुझे जाएगा और मैं करूंगा आपके लिए सब कुछ। तो आप अगर मोदी जी के बारे में राहुल गांधी और उसके बाद फिर केजरीवाल भी उसी बात को दोहरा रहे हैं, तो पब्लिक के दिमाग में उतरते देर नहीं लगेगी। देखिए, जिस तरीके से ये संविधान वाली बात पब्लिक के दिमाग में उतर गई है कि संविधान बदला जाएगा, अब देखिए आम जनता को तो आइडिया नहीं होता है कि बदलेंगे या नहीं बदलेंगे। जैसे हमारे और आप जैसे लोग हैं, अब मैं बुद्धिजीवी ही कहना पड़ेगा अपने आप को, हम और या नेता लोग जो पढ़ रहे हैं इस चीज को, तो हम लोग जानते हैं कि जिस तरीके से संविधान के ऊपर अभी भी आघात चल रहे हैं लगातार, और जो सामाजिक परिस्थितियां वो उसको कॉरोबोरेट करती हैं। समाज में जो हो रहा है, जो कमजोर वर्गों के साथ, वो और जो इनकी संविधान बदलने की मंशा, तो उसमें कहीं मेल नहीं है। और यह संविधान जो है, संविधान नहीं कहता है कि आप दलित को मूछ मत रखने दो, दलित को मूछ का अधिकार नहीं है। संविधान ये नहीं कहता है कि दलित घोड़े पे नहीं चढ़ सकता है। संविधान ये नहीं कहता है कि दलित किसी कुएं में से भर के पानी नहीं पी सकता है। ऐसा ये कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ये समाज में हो रहा है। कोड़ों से मारा जाता है मोदी के गुजरात में तो दलितों को, मरी हुई गाय की खाल छीलने के लिए। तो ऐसा जो जो दलित समुदाय जो देख रहा है, जो आपने कही कि जो लखनऊ में आपने जो समा देखा, आपने जो अंदाजा लगाया है कि भाई बहुत बड़ी संख्या में दलित वहां पे एक्टिविस्ट और जो उनके नेता लोग, जो एक्टिविस्ट समझ लीजिए, वो लोग आए हुए थे। तो देखिए, ये दलित वोट ही है, जो ओरिजिनली तो कांग्रेस का ही वोटर था ये, लेकिन यही खिसकता चला गया, ओबीसी वोटर्स था वो खिसकता चला गया। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव में कई मामलों में फुल सर्कल होने जा रहा है साबित, कि भाई पूरा हो गया। अब ये जो भी ये घटनाक्रम था, समझो दलित का जो मोह भंग हुआ था, उसके बाद उन्होंने मायावती जी के, कांशीराम जी के आह्वान पे काम किया। मायावती ने काफी समय तक नेतृत्व किया सफलतापूर्वक दलितों का। लेकिन अभी हाल के में जो मायावती ने अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, उससे तो बिल्कुल ही विश्वास उठ गया है जो दलित समुदायों का, कि भाई मायावती कुछ करेंगी भी कि नहीं, या इसी तरह डरती रहेंगी। तो उनका ये मानना है कि मायावती तो डरी बैठी है, ये संविधान क्या बचाएंगी, ये क्या बचाएंगी, हमारे आरक्षण को खत्म हो गया तो आवाज नहीं उठाएंगी। तो इसमें एक चीज ये हुई है कि समय रहते उनको सूझ आ गई है कि भाई संविधान बचाना है तो हमें इंडिया गठबंधन के साथ, कांग्रेस के साथ अभी से ही खड़े हो जाना चाहिए, अदरवाइज देर हो जाएगी। तो ये एक मेरे हिसाब से इस लोकतंत्र के और जो जनता है उसकी लोकतांत्रिक समझ के बारे में एक बहुत ही आशाजनक डेवलपमेंट हुआ है जो आपने बताया है। और अब जो बात चल रही है कि सीटों की बात हो रही है, जैसे आज केजरीवाल ने भी गिनवा दिया और कल राहुल गांधी ने गिनवा दिया। राहुल गांधी ने तो कल 180 सीट बताई है। तो आप देखिए कि 180 सीट में तो नंबर 1 तो मोदी जी खुद ही नहीं बनेंगे, क्योंकि उसमें तो तानाशाही थोड़ी चलेगी। मोदी जी तो लोगों के ठेंगे पे होंगे, जो साथ में चलेंगे वो मोदी जी को नचाएंगे, ना कि मोदी जी उनको नचाएंगे। हम जो हम कहते हैं वो करो।
तो वहां तो मोदी जी का अहंकारी और जितने आत्ममुग्ध व्यक्तित्व है उनका, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं इसका बनेंगे। हाँ, वो यहाँ अब केजरीवाल की बात आती है कि उसके बाद मोदी को आगे, अमित शाह को आगे किया जाए। और देखिए, अमित शाह भी कमोवेश उसी प्रवृत्ति के रखने वाले हैं। अब इसमें तो अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है कि भाजपा को का नेतृत्व ही चाहिए, भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और वो जोड़ तोड़ के बनाती है सरकार, तो मैं तो कहती हूँ ना तो मोदी बनेंगे ना शाह बनेंगे, कोई और ही चेहरा थर्ड पार्टी निकल के आएगा। मैं तो कहती हूँ गडकरी भी नहीं, उसमें राजनाथ भी नहीं, कोई और ही संघ लाएगा निकाल के जो तैयार कर रखा होगा उन्होंने अपना, जो कहते ना आम की पाल लगाते हैं जो बगीचों में आम जहाँ पैदा होता है, तो वो पाल में लगा हुआ होगा उनका आम कोई, तो वो निकाल के लाएंगे कि देखिए ये है हमारा नया प्रधानमंत्री। तो मोदी जी जो है इसी बात से चिंतित है, घबराए हुए हैं। और आज जो उन्होंने उड़ीसा में किया कि भी जिलों की राजधानी बना दी कि जिलों की भी राजधानी होती है, तो वो दिखाता है कि मोदी जी दिमागी तौर पे थक चुके हैं। अब सोचने समझने की शक्ति में उनके थोड़ी ह्रास होने लगा है और ये आगे आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये दबाव की सीटें आएंगी कि नहीं आएंगी, 400 तो बोल ही जाइए कि 272 भी आएंगी कि नहीं आएंगी, ये दबाव, एक तो उनकी उम्र और ऊपर से शारीरिक और मानसिक थकान, उससे वो काफी थके हुए होंगे मोदी जी। और इसके अलावा इसके बाद और गूफ अप्स करेंगे और गलतियां करेंगे और इस तरह की बातें वो काफी बोलने वाले हैं, काफी मनोरंजक भी और काफी ध्रुवीकरण करने वाले स्टेटमेंट्स भी आप मोदी जी की तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मोदी जी की विदाई की बेला आ गई है। जी जी, हमारे साथ सुरेंद्र दुबे सर भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट। मैं अब एक बात कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के जेल से रिहा होने को लेकर, उनके बयान को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां सामने आ रही हैं। तो हम प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई जो अंतरिम जमानत है, ये भी किसी सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन हम इसी को पलट कर देखें, अगर रिहाई षड्यंत्र का हिस्सा है तो जेल भेजना षड्यंत्र का हिस्सा नहीं था क्या? जब जेल भेजा गया तो उसको क्या कहेंगे आप? अरविंद के देखिए, विपक्ष पर एक सुनियोजित आक्रमण हो रहा है, इतना ही सोचिए ना, इससे ज्यादा क्यों परेशान हो रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी का एक बार भी नाम नहीं लिया। तो क्या इंडिया गठबंधन का नाम नहीं लिया क्या उन्होंने? इंडिया गठबंधन का नाम लिया। तो इंडिया गठबंधन का नाम लेना काफी नहीं है, राहुल गांधी का नाम लेना जरूरी है? ऐसा भी क्या है? देश जानता है कि आम आदमी पार्टी को पंजाब में कांग्रेस से चुनाव लड़ना है। वो राहुल गांधी का नाम लेने से बचना या राहुल गांधी स्वयं केजरीवाल का नाम लेने से बचें, ये तो एक राजनीतिक जरूरत है ना। इसी तरीके से ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में हम हैं, ये बात बोलना पड़ रहा है उनको, साथ साथ उनको कांग्रेस से चुनाव भी लड़ना पड़ रहा है। उनको ये भी कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस को 42 सीट से ज्यादा नहीं आएगी। तो क्या इसका मतलब हम ये माने कि ममता बनर्जी षड्यंत्र कर रही हैं कांग्रेस के खिलाफ? इस तरह की बातें गठबंधन को कमजोर करने की बातें होती हैं। मुझे लगता है कि ये भटकाव है। सच बात यह है कि राहुल केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने के बाद पूरी दिल्ली के मतदाताओं में एक गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये जब अरविंद केजरीवाल पूरे देश में चुनाव प्रचार करेंगे तो इंडिया गठबंधन को एक जबरदस्त मजबूती मिलेगी। इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैं जेपी सिंह साहब आपके पास आना चाहता हूं। क्या अरविंद केजरीवाल के रिहा होने से बीजेपी को नुकसान नहीं है? इंडिया गठबंधन का फायदा नहीं है? आम आदमी पार्टी का फायदा नहीं है? कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप के दो बड़े नेता संजय सिंह और केजरीवाल, इनके लिए लीगल बैटल लड़ा कौन? अभिषेक मनु सिंघवी, और भी तो बहुत वकील हैं।
ये दूसरे लोगों को भी वकील कर सकते थे, लेकिन अगर अब एक बार कपिल सिब्बल को भी करते तो कपिल सिब्बल भले पुराने कांग्रेसी हों, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी से वो राज्यसभा के मेंबर है, कांग्रेस में नहीं है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी तो शुद्ध कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, बीच बीच में कांग्रेस की तरफ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी दिल्ली में संबोधित करते हैं। लेकिन उनकी एक खासियत है कि वो कोर्ट के मैटर को और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कभी एक दूसरे में मिलाते नहीं। कोर्ट का मैटर है और यहाँ तो कहने का मतलब है कि एक कांग्रेसी ने इतनी जबरदस्त पैरवी करके आपके क्या कहते हैं, आपके दो बड़े नेताओं को रिहा कराया। दूसरी बात, बीजेपी की एक कार्य प्रणाली है, वो विपरीत निर्णय को भी अपने पक्ष में जो है बता करके ढोल पीटते हैं और भ्रम पैदा करते हैं कि केजरीवाल को जमानत दिलाई गई है। अरे भाई, तो 10 दिन पहले दिला दिए होते। अब सोरेन का मामला है तो आप कल अगर सोरेन को भी अंतरिम जमानत मिल गई तो आप कहोगे सोरेन को जमानत दिलाई गई। तो आप चट वो चीज भी मेरी पट भी मेरी का जो है हमेशा से चलता है। तो बात वही है ना जो पत्रकारिता में सिखाई जाती है कि एक गिलास आधा भरा है तो आधा भरा वाला जो है वो आप कहेंगे, आधा खाली वाला कहेंगे। तो आपको जब जो सूट करे, कभी कहिए आधा भरा है, कभी कहिए आधा खाली है तो आधा भरा आधा खाली। तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो राहुल गांधी ने कहा कि मोदी शर्तिया प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, हमसे लिखवा के ले लो। और एक और वो ये भी कह रहे हैं कि 180 सीटों से ज्यादा इनकी सीटें नहीं आएंगी। भाई 180 सीट आएगी तो प्रधानमंत्री बनेंगे कैसे? जब आप पार्टी आपकी चुनाव हार रही है तो जो हार रही है वो प्रधानमंत्री कैसे बनेगी? अगर जोड़ तोड़ की भी बात है और 180 सीट आती है तो लगभग 90-100 सीट चाहिए उनको फिर से सरकार बनाने के लिए। तो 90-100 सीट कौन सी पार्टी है जो 90-100 से लेके 100 सीट तक जो है टूटने वाली है या मिल के टूटने वाली है? पूरा देख लीजिए आप यहां से वहां तक, सारे विपक्षी दलों का आकलन कर लिए कि कहां से कौन टूटेगा, कि ममता बनर्जी की टूटेगी, कि आपके क्या कहते हैं लालू प्रसाद यादव की टूटेगी, कि शरद पवार की टूटेगी। आप ये बताइए कि ये आदमी इतना जो है हताश हो गया है कि पहले जो है उनको मोहने की कोशिश किया कि बाला साहब ठाकरे की मैं बड़ी इज्जत करता हूं, और जब इनकी तबीयत खराब थी तो मैं बहिनी को रोज फोन करके हाल चाल पूछता था उद्धव ठाकरे के बारे में। उद्धव ठाकरे को बीच में हार्ट की प्रॉब्लम एक बार हुई थी ना, तो उधर उनको मोहने की कोशिश किया कि आ जाए, और इधर भी शरद पवार के लिए कहा कि वो बेकार वहां पड़े हुए हैं, वो आ जाएं, एनडीए के साथ आ जाएं, क्यों अपनी पार्टी का विलय करेंगे वगैरह वगैरह। तो आपको ये कहने की नौबत आ गई है कि आप पटना में सड़क आप रोड शो कर रहे हैं, उसके बाद पटना में जो है आप प्रेजेंटेशन भी ले रहे हैं सारे लोगों का, क्या कहते हैं कि कील कांटे से तैयार होकर उन्होंने बुलाया है पूरे प्रदेश के उनको कि भाई आप आगे बताइए कि कहाँ भाजपा की क्या पोजीशन है। मतलब आप इतने जो है मुतमईन नहीं, ऐसा तो आपने 2014-19 के चुनाव में नहीं किया था। तो इससे भी लग रहा है कि आप कितने भारी हताश स्थिति में हैं। या जो आपके छत्रप आपको बता देंगे नहीं नहीं वो मीडिया चाहे जो कहे हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, तो उसका प्रेजेंटेशन जो है पटना में ले रहे हैं, जैसा कि एक प्रारंभिक रूप से कार्यक्रम इनका आया था। तो कहने का मतलब है ले रहे हैं या लेंगे। पटना में पता नहीं, आज तो शायद उड़ीसा में थे, पटना में शायद रोड शो अब कल है शायद क्या उनका, तो उसमें रोड शो करेंगे और रोड शो के अलावा प्रेजेंटेशन लेंगे। तो इतना हताश है, तो जब आपका बहुमत ही नहीं आएगा तो सरकार आपकी कहां से बनेगी? और केजरीवाल ने तो अगर मगर कहा ना कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो जो है क्या कहते हैं मोदी जी, और मोदी जी पर उन्होंने तंज कसा है कि 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट आप कर दे रहे हैं, मार्गदर्शक मंडल में भेज दे रहे हैं, तो 1 साल बाद आप भी 75 साल के होने वाले हैं, 1 साल बाद, और तब आप अमित शाह को बनाएंगे। तो ये सब तो हाइपोथेटिकल जो वो है, और ये कहीं न कहीं ये तंज है कि मतलब अब या पब्लिक को ये संदेश पहुंचाने की कोशिश है कि अब मोदी जी के पास समय नहीं बचा, अधिकतम 1 साल बचा है, क्योंकि 75 साल के हो जाएंगे तो अपने ही कहने के अनुसार, हालांकि जो मोदी जी कहते हैं वो कभी करते नहीं है, वो जो है सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो उन्होंने तंज कसा है इसको जो है उसके
मैंने उन्होंने क्या कहा उसके फेस वैल्यू को लेने की जरूरत नहीं है मेरी समझ से। ये उन्होंने तंज कसा है कि मोदी जी तो खुद ही जो है रिटायरमेंट के किनारे हैं, वो क्या भाजपा को जो है वो लेंगे। और पैरेलल कोई नेता नहीं है तो भाई वो जो है नेचुरली वो दो हंसों की जोड़ी है, तो एक हंस हटेगा तो दूसरे हंस को जो है उस कुर्सी पे बैठाएगा, तो वो नेचुरली शाह होंगे। शाह को आज सफाई देनी पड़ेगी। बीजेपी के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि 75 साल की उम्र में किसी को जो है सक्रिय राजनीति से बाहर कर दिया जाए। अरे भाई नहीं लिखा है तो आडवाणी जी और जोशी जी को और यशवंत सिन्हा को क्यों बाहर कर दिया भाई? वो तो आपने जब 75 साल का के बाहर किया उसके बाद भी जो है अभी तक वो सक्रिय हैं और बीच बीच में उनके स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। सब लोग चल फिर भी रहे हैं, ये भी नहीं कि कोई जो है एम्स में भर्ती हुआ हो या किसी के बारे में हो उसका स्वास्थ्य बहुत खराब है और जो है वो वेंटिलेटर पर जो है रखा गया है, ऐसा भी जिन लोगों के बारे में नहीं है। तो ये आपकी राजनीतिक सुविधा के अनुसार है कि जिसका चाहे 75 साल का टिकट काट दीजिए, जिसको चाहे टिकट दे दीजिए, और फिर जो अपनी बारी आवे तो कहिए कि तो कोई वो है नहीं, वो कह दिए उसी तरह। कहते हैं तो जुमले टाइप की बात थी। तो ये तो भाई इतनी बेशर्म पार्टी हो गई है कि ये कब क्या कहेगी, कब कहाँ पलटी मारेगी और कब किस बात को थूक के चाट लेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। जी जी, मैं बहुत चर्चा हो रही है उस बयान की नरेंद्र मोदी जी ने जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री के लिए कहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो बहुत पढ़े लिखे देश के मुख्यमंत्री हैं और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, कभी भी विवादास्पद नहीं बोलते, हमेशा विवेक से बोलते हैं, उसको उनको नरेंद्र मोदी जी ने पढ़ाई करने की सलाह देते हुए कहा कि ये बिना कागज कलम के, बिना अपने प्रदेश के जिलों का नाम नहीं बोल सकते और जिलों की राजधानी तक नहीं बता सकते। ये बात उन्होंने कही। भाई एकदम निकम्मा है मुख्यमंत्री जो न जिलों का नाम जानता है न जिलों की राजधानी का नाम जानता है। भाई सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये प्रधानमंत्री जी कंगना रनावत से 4 स्टेप आगे वाला बयान दे रही। मैं सुनाना चाहता हूँ कुछ बयान को। उनको कहिए जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। अब इन तालियों को आप क्या कहें? ये तालियां समझबूझकर मारी जा रही थी कि मजाक में मारी जा रही थी? सुरेंद्र दुबे सर, आपके पास थोड़ी देर में आऊं? अगर आप आइसक्रीम पूरी हो गई, आहार ले रहे हैं, आइसक्रीम का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आई बात। जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं आऊं आपके पास? नहीं, आप हाँ आप हमारे पास आइए तो हम बोलेंगे। नरेंद्र मोदी जी जो अल्बलाइटिस हो गया है मोदी जी को, कंगना रनावत से भी बढ़ के बयान दे रहे हैं, जिलों के कैपिटल के नाम बता रहे हैं। अगर आपको सुरेंद्र दुबे सर कहा जाए आप अगर नहीं बताएंगे तो आप मुख्यमंत्री का लायक नहीं है, तो आप कैसे लायक बनेंगे ये बताइए। भाई हम कैसे लायक हो जाए? भाई जिलों की कोई कैपिटल नहीं होती तो स्टेट की कैपिटल होती। तो हम पता नहीं है तो आप कुछ भी बोलेंगे। आपको पता नहीं है जिलों की कैपिटल का नाम, आप बोलते होती ही नहीं है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, वो हम इतना ज्ञानी नहीं है, इसीलिए आइसक्रीम खा के थोड़ा ज्ञान प्राप्त, ठंडा प्राप्त कर रहे थे। देखिए बड़ा कल से जब से केजरीवाल छूटे हैं, दो तरह के इस देश में वो ट्रोल है। कुछ नोन ट्रोल्स है, कुछ अननोन ट्रोल्स, जिसको कहते हैं कि साहब मीडिया सेल। वो मीडिया सेल भी बीजेपी के, एक तो बीजेपी का सेल है, कुछ जनता का अपना सेल है जिनकी बुद्धि खत्म हो गई है। वो भी अपना कुछ ना कुछ कहानी बताते रहते कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। आज इस बात की बड़ी आलोचना, अभी मैं एक चैनल पर था, हो रही थी कि बताइए हनुमान जी के मंदिर गए, शिव जी की पूजा की और शनि जी की पूजा की,
ये तो वैसे ही जैसे राहुल गांधी जनेऊ पहन लेते थे, ये कर लेते। जिस देश में मंदिर के नाम पर सरकार बनती है, जिस देश में मंदिर के नाम पर एक पार्टी पिछले 30-40 साल से अपना अस्तित्व बनाए हो, सरकार में अब आई तो मंदिर की बात तो 370 की बात लगातार कहती रही। तो अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी की ही तरह बहुत ही चंट और चालाक किस्म के नेता, तो वो अपनी चंटई दिखाते हैं। उन्होंने दिखाया कि देखो हमको ही मालूम है, हमने हनुमान जी का मंदिर पकड़ लिया। और प्रेम जी, आप सब लोग इस बात से सहमत हो कि इस देश में राम से ज्यादा हनुमान के मंदिर है, और रामचरितमानस के बारे में भी कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा तुलसीदास ने हनुमान जी की आराधना की, इसीलिए वो चालीसा अलग से लिखी, हनुमान बाहुक लिखा, हनुमान नाश्तक लिखा। तो जाहिर उनका महत्व उन्होंने बताया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हिंदू मुद्दे पर हमको फंसा ही नहीं पाए, हम तो मंदिर से शुरुआत कर रहे हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल पर अटैक करते हैं। अभी तक तो नहीं किया जो मैंने देखा जितना। आज वो नवीन पटनायक पर पहुंच गए, एक दिन वो शांत रहे, जिस दिन वो अडानी अंबानी का मामला था उस दिन वो नहीं बोले। और शायद आपका पहला चैनल था कि सेम डे जब आपने उस बात को डिबेट किया कि नरेंद्र मोदी कहाँ है, हमको भी बहुत आइडिया नहीं था क्या हुआ है, लेकिन दूसरे दिन वो फिर आ गए। सुरेंद्र दुबे सर, उस डिबेट को लोगों ने बहुत सराहा है और बड़ी संख्या में उसको देखा गया है। ये तो अब आप ये समझिए कि अब नरेंद्र मोदी, ऐसा मुझे लगा कि शायद 24 घंटे वो जैसे न अवाक रह जाने वाली स्थिति में है। तो मोदी ने इनका कि हाय भैया हमने क्या कह दिया, जिनके भरोसे हम सब कर रहे हैं पिछले 10 साल से, उन्हीं को मतलब कटघरे कर दिया। और उन दोनों उद्योगपतियों का कि हम तो आप ही की वजह से बदनाम है, मुफ्त हुए बदनाम। तो किसी के दिल हारे का एक बहुत पुराना गाना याद आ रहा, कुछ इस ढंग का मामला है। जेपी सिंह जी को गानों की बहुत अच्छी पकड़, अभी बताएंगे कि क्या गाना था। मैं भूल जाता हूँ गाने। तो अब उसमें हुआ क्या कि अरविंद केजरीवाल छूट गए। ये एक मोदी जी के लिए बिल्कुल बम्बार्डमेंट की तरह है। पर एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ सुरेंद्र दुबे सर, अरविंद केजरीवाल जी छूट गए हैं, इसको थोड़ा सा संशोधन करने की जरूरत है। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी को मतलब इंटरिम बेल पर आए हैं, इंटरिम बेल भी मांगा नहीं गया है, अदालत ने इंटरिम बेल दिया है, चूंकि इक्वल फील्ड्स होने चाहिए चुनाव के दौरान। हाँ, ये बात उल्लेख करना बहुत जरूरी है जी। लेकिन ऐसी मोदी जी को उम्मीद नहीं थी। और आप समझिए इनके खुन्नस क्या है। मैंने पहले भी कहा, मोदी जी को लगता है मैं इस पूरे देश का बादशाह हूं और मेरे ही नाक के नीचे दिल्ली में इनका शासन है। और ऐसा नहीं कि इनको अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए क्या क्या नहीं कहा गया, गोली मारो और बटन दबाओ, करंट लग जाए, और पूरी की पूरी ताकत झोंक दी गई, नहीं हरा पाए। वो टीस है उनके मन में, और वो टीस इसलिए कि समझते हैं कि एक अरविंद केजरीवाल हमको आगे पीछे कहीं चुनौती हो सकती है। देखिए, राहुल गांधी एक डिसेंट नेता है, वो अपने आइडियोलॉजी पर लड़ेंगे, आइडियोलॉजी से नहीं हटेंगे, चाहे कांग्रेस सत्ता में आए और चाहे ना आए। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल मोदी स्टाइल है कि मुझे कुर्सी चाहिए तो चाहे जैसे मिले हम लेंगे। पहली बार किसी पार्टी ने इस देश में कहने की हिम्मत की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा चोर उचक्कों की पार्टी है। कहा किसी ने आज तक नहीं कहा।
क्या बीजेपी ने भी इसका कोई जवाब नहीं दिया कि हमको क्यों कहा गया चोर उचक्का? और जो 10 ठो उनके यहाँ मतलब लोग हैं जो तुरंत कूद पड़ते हैं, बहस में कोई नहीं कर रहा, क्योंकि वहां बड़ा केजरीवाल को बड़ी मतलब कीनली देखा जा रहा है कि आदमी करेगा क्या, कहीं फंस न जाए। हाँ, सिर्फ जो केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे, इसलिए अमित शाह को बना देंगे तो जनता इनको वोट ना दे। जनता को तो फंसा दिया। हम आप जितनी बुद्धिमानी पूर्ण बात करते हैं, जो हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग इस देश में है, उसके पास सुबह से उठ करके और रात सोने तक फुर्सत नहीं है। वो एक कोई सेंटेंस सुन लेती है, उसी के आधार पर वोट दे आती है। उसी पर देखिए मंदिर को वोट दे रही, हिंदू को वोट दे रही। ये जो अपना नैरेशन बनाते हैं मोदी जी, क्या हुआ? अब वो दोबारा उसकी बात नहीं कर रहे कि हिंदू ज्यादा मतलब कम बच्चे पैदा कर रहे, मुसलमान ज्यादा पैदा कर रहे। उनको लगा कि नहीं यार, ये चल नहीं रहा मामला, तो आज नवीन पटनायक के पीछे लग गए कि इनको कुछ आता जाता नहीं है, इनको बगैर पढ़े। और जबकि वो बड़े डिसेंट टाइप नवीन पटनायक है और हमेशा इनको साथ दिया इनका राज्यसभा में और सब। हाँ, वो अपनी पॉलिटिक्स अपनी करते हैं, वहां उनका उड़ीसा में अपना जलवा है, चुनाव जीत जाते हैं। और एक बात अरविंद केजरीवाल ने कही जिस पर ध्यान जाना चाहिए लोगों का, क्योंकि हम पूरे देश में जाएंगे। पहले लोग अंदाज लगा रहे थे कि दिल्ली में और हरियाणा में एक सीट लड़ रहे हैं और पंजाब। लोग ये भी बड़ी, आपने भी कहा कि राहुल गांधी से क्यों नहीं मिलेगा, राहुल गांधी से जरूरत क्या है? जो कह रहे हैं गठबंधन होगा, गठबंधन की सरकार बनेगी, और ये भी कहा कि फिर उसमें ईडी सीबीआई ने जो गलत लोगों को पकड़ रखा, उनके मुकदमे रद्द किए जाएंगे। केजरीवाल जीवन की सबसे कठिनतम परिस्थिति और परीक्षा से गुजर रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर नरेंद्र मोदी आ गए तो अब 4-5 साल ये नहीं निकलने वाले जेल से। कोर्ट ने तो उनको कहना है कि 2 तारीख को आ जाना, सुबह का भी नहीं कहा कि रिजल्ट देख लेना, कि 4 को देख लेना तो क्या हम देखें, सिर्फ 2 को कहा कि सुबह। जी, आपकी बात जी पूरी हो गई बताइए। तो मैं हो गई। एक सवाल अशोक शर्मा जी रख रहे हैं और ऐसे सवाल कई बार आते हैं, तो मैं एक बार जवाब दे देना चाहता हूं कि लिख रहे हैं कि एनडीए गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं, यह तो पत्रकार बता रहा है, लेकिन कोई यह नहीं बता रहा है कि इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी। क्या आप बता सकते हैं प्रेम जी? ये प्रश्न है। इसका उत्तर देखा जाए, एनडीए गठबंधन में परफॉर्मर कौन है? सिर्फ बीजेपी। बाकी एकनाथ शिंदे और 1-2 उन सब का परफॉर्मेंस सबको पता है, कुछ होना नहीं। तो बीजेपी कितना लूज कर रही है, ये आकलन सामने है। पिछले बार के अलायंस पार्टनर की सीटें उनको ऐसे ही घट जाती हैं, जो शिवसेना ने जीती या जेडीयू ने जीती। जेडीयू की भी हालत खराब है, या थोड़ा बहुत आप उसमें एड ऑन करते हैं, तो एक अंदाजा मिल जाता है कि एनडीए का परफॉर्मेंस क्या है, और पत्रकार बताने के लिए सक्षम होता है। लेकिन इंडिया गठबंधन के सभी परफॉर्मर हैं, कोई छोटे कोई कम, लेकिन इंडिया गठबंधन का हर घटक दल परफॉर्मर है। तो उसका परफॉर्मेंस किस स्टेट में कितना होगा, उसका सटीक बात बताना किसी के लिए मुश्किल होता है। आरजेडी कितनी लाएगी, समाजवादी कितनी लाएगी, कांग्रेस कितनी लाएगी, या इसके और जो घटक दल एनसीपी है, उद्धव ठाकरे, ये लोग कितने लाएंगे, ये बताना मुश्किल होता है। सीपीएम कितने लाएंगे, सीपीएम के खिलाफ ही कांग्रेस लड़ रही है। ममता बनर्जी कितनी लाएगी, वहां कांग्रेस भी लड़ रही है। तो अब इन जगहों पर कांग्रेस को कितना मिलेगा, टीएमसी को कितना मिलेगा, इसका आकलन करना आसान नहीं होता है। इसीलिए सबसे आसान है जो गिनती कर ले। आपको अगर बहुत सारा मिक्स कर दिया जाए, 10 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा, 1 रुपया का सिक्का, 10 रुपया का सिक्का, और उसके बोलिए गिनिए, तो क्या कीजिएगा? आसान जो होगा उसको छांट लीजिएगा। तो आप उसी तरीके से गिनती का भी ये तरीका होता है
कि वो आसान को छांट लेते हैं। जी आप छोटी सी टिप्पणी कर लीजिए, फिर मैं सवाल को आगे ले जाता हूँ मीनू जी के पास। जी जेपी सिंह साहब। देखिए 180 सीट जब बीजेपी को मिलेगी तो 350 सीट इंडिया गठबंधन को मिलेगी, मैं कह रहा हूं। आप 180 सीट को 350 में जोड़ के देख लीजिए कितना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल लगभग पहुंच गया 530। जी या आप दे रहे हैं, मैंने इसलिए कहा कि इस प्रश्न का उत्तर देना क्यों मुश्किल होता है, ये समझना है ना, क्योंकि बार बार ये प्रश्न आते हैं, इसका उत्तर देना जरूरी है। मैं एक बाइट सुना करके नील जी के पास आता हूँ सीधे, और वो बाइट केजरीवाल जी की है। उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाएं वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे हैं। अब एक खुशखबरी आप लोगों के लिए, अब एक खुशखबरी है, सबको बता देना जो मैंने बातें कही हैं बड़ी सोच समझ के कही हैं, वहां बैठ के यही सोच रहा था 50 दिन से। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत बातें साफ की हैं। मीनू जी सीधे आपकी प्रतिक्रिया। जी जी देखिए, जो केजरीवाल ने कहा, मैंने अभी आप पहले भी कहा था अभी कि राहुल गांधी ने कल कह दिया और आज केजरीवाल भी वही बात दोहरा रहे हैं। बस फर्क इतना है कि राहुल गांधी ने अमित शाह का नाम नहीं लिया था, केजरीवाल ने उसमें अमित शाह को भी डाल दिया। इस टिप्पणी को शुमार कर लेंगे। इसमें लिखा है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 7 सीट आएगी, इसका मतलब है कि वो पूरे गठबंधन की बात कर रहे हैं, सिर्फ आम आदमी की बात नहीं कर रहे हैं। जी हाँ जी, दिनेश व्यास जी ने लिखा है। जी हाँ, तो राहुल गांधी ने तो खाली यही कहा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, लेकिन आज जो केजरीवाल ने कहा, उन्होंने ये तो कहा ही कहा मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस भाजपा के भीतर के सत्ता संघर्ष की तरफ इशारा कर दिया है। और अगर और दूसरी चाल भी हो सकती है कि भिड़वा दिया है मोदी और शाह को, जैसे सास बहू सीरियल्स आते हैं ना टीवी पे, उसमें होता है कि बहू सास के खिलाफ संदेह के बीज बोती रहती है परिवार में और सास बहू के खिलाफ बोती रहती है। तो अरविंद केजरीवाल ने बड़ी चतुराई से इस चीज को जनता के दिमाग में उतार दिया है। और ये तो बात आप जान लीजिए, देखिए स्पष्ट बहुमत नहीं आया
तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी किसी कोलिशन गवर्नमेंट का मुखिया बनेंगे, क्योंकि जिस तरीके के आत्ममुग्ध, अहंकारी और तानाशाही प्रवृत्ति के वो व्यक्ति हैं, उसमें वो गठबंधन की सरकार नहीं चला सकते। आप अपना पिछला अनुभव देख लीजिए ना इस देश का। जो भी गठबंधन की सरकार चलाई जिन प्रधानमंत्रियों ने, वो सब बड़े डोसाइल, बड़े विनम्र लोग थे। वो इस तरह के अहंकार से भरे, लबालब भरे हुए लोग नहीं थे जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं गठबंधन की सरकारों के। सब बहुत विनम्र किस्म के लोग थे। तो मोदी जी के साथ तो कौन जाना चाहेगा? अगर मैं तो आप बोलती हूँ साफ, मान लिया कोई कहे कि ममता चली जाएंगी, अरे ममता को याद नहीं है किस तरीके से हर वक्त ईडी और उसकी तलवार लटकती रहती है आईटी की उसके ऊपर। मैं तो ये कहती हूँ कि जिस भी विपक्षी दल को लगेगा कि ये इसका साथ छोड़ना, एनडीए के गठबंधन के दल को भी लगेगा कि इस वक्त मोदी जी की नैया डूब रही है, वो हर हाल में छोड़ के भागेगा। अभी तो मजबूरी है साथ रहना, लेकिन उसके बाद वो छोड़ के जरूर भागेगा। और ये मोदी जी की आप ये देखिए ना कि मतलब दिमाग में इतना ज्यादा थकान हो गई है उनको, दिमागी थकान, कि जिस बीजेडी आपने बहुत सही बात कही। और कई लोग जो बात उठाते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी हो जाएगी तो राष्ट्रपति उसको बुलाएंगी कि आप सरकार बनाने आइए, तो उसका उत्तर आपने दिया है। बुला भी लेने से क्या होगा, बहुमत कहां से लाएंगे? आपके साथ कोई खड़ा होना नहीं चाहेगा, बीजेपी के साथ कोई खड़ा होना नहीं चाहेगा। जी, एक चीज और भी है प्रेम जी, आप इसमें प्री पोल अलायंस की बात क्यों नहीं करें? अगर प्री पोल अलायंस सबसे बड़ा उभर के आ गया तो उस टाइम सबसे बड़ी पार्टी थोड़ी मानी जाएगी। उस टाइम तो प्री पोल अलायंस का फायदा ही यही होता है। नहीं, सबसे बड़ी पार्टी उसके बाद प्री पोल अलायंस प्रायोरिटी बनी हुई है। नहीं यार, मैं तो चलिए एक बार को आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन मैं क्लैरिटी करूंगी इस बात की कि प्री पोल अलायंस अगर सबसे बड़ी पार्टी से भी बड़ा है उसका, तो अदरवाइज तो प्री पोल अलायंस करने का फायदा क्या हुआ? प्री पोल अलायंस की मान्यता ही यही है कि उसको एक लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे माना जाएगा और उसको इनवाइट किया जाएगा। तो उसमें फिर अब मैं इसी प्रेमाइस पे चलती हूँ, तो उसमें कहाँ रह जाते हैं मोदी जी? और ये जो मैं बीजेडी की बात आपको कह रही थी, ये नवीन पटनायक के साथ आप ये देखिए ना कि किस तरीके से ये कदम कदम पे रंग बदलते हैं। अभी नवीन पटनायक के बीजेडी के साथ ये गठबंधन कर रहे थे, भाजपा वाले गठबंधन कर भी लिया था, सीटों का बंटवारा भी कर लिया था, लेकिन वहां की लोकल जो भाजपा की जो बीजेडी की जो लोकल यूनिट है, जो वहां का स्थानीय नेतृत्व है, उन्होंने विरोध का झंडा बुलंद कर दिया कि नहीं, हम भाजपा के साथ नहीं करेंगे, तो उनको तोड़ना पड़ा गठबंधन। तो इतने में ही नवीन पटनायक ऐसा बुद्धू हो गया। वो हाईली एजुकेटेड पर्सन है वो बहुत। और दूसरे ये जो है ये अमित शाह बहुत पहले नवीन पटनायक को जला हुआ ट्रांसफॉर्मर भी कह चुके हैं। तो इनको नाम निकालने की पुरानी आदत है, तो मोदी जी आज ये ले आए। एक तो ये मोदी जी को ना, मुझे तो ये नहीं समझ में आता, अधजल गंगरी छलकत जाए, खुद को तो कुछ पता नहीं है, जीरो ज्ञान, जीरो नॉलेज। अपने आप तो कैपिटल देहरादून की कैपिटल बता रहे हैं जिलों की, और नवीन पटनायक से पूछ रहे हैं वो सवाल। मतलब शर्म भी नहीं आती। एक बता, आपको खुद तो ज्ञान नहीं है और ऊपर से सवाल दाग रहे हैं सामने वाले के ऊपर। शर्म तो कर ले। इनका ज्ञान सबने देख रखा है। सिकंदर को बिहार तक ले आए थे गंगा किनारे, और गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव और रैदास को एक साथ बिठा दिया था कि वो आपस में बैठ के चर्चा किया करते थे। तो मोदी जी का तो अपना ज्ञान तो ये है, और दूसरे के ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं। मतलब मोदी जी को एटलीस्ट कम से कम ना, जो जनरल नॉलेज की, जो एजुकेशन से रिलेटेड सवाल है, वो तो कम से कम बोलने से बचना चाहिए। राजनीतिक बातें कुछ भी बोले, पर इस तरह की बातें कि उनको ये नहीं पता होगा और उनको वो नहीं पता होगा, और इसका लेना देना क्या है? अगर आपकी एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है प्रधानमंत्री बनने से, जब मोदी जी की सवाल उठाया जाता है शिक्षा के ऊपर, तो ये कहा जाता है कि भाई प्रधानमंत्री बनने से इसका क्या मतलब है, शिक्षित है या नहीं है? तो यहाँ क्या मतलब है जो आप वो सवाल उठा रहे हैं? जो कैपिटल क्या है डिस्ट्रिक्ट की, वो उनका ब्यूरोक्रेट बता देगा। ब्यूरोक्रेट्स किस लिए होते हैं? इसीलिए तो होते हैं, मोदी जी की तरह थोड़ी होते कि ब्यूरोक्रेट उनके जूते उठाने के लिए होते हैं। नेता जो है, जो भी मुख्यमंत्री होगा, जो भी प्रधानमंत्री होगा, ब्यूरोक्रेट की बात सुनता है अपने। तो लेकिन मोदी जी को तो बोलने से मतलब, जो भी और बुलवा रहे हैं, खूब चिचालेदारी करवा रहे हैं अपनी,
और अभी नए गुफअप्स होंगे, बहुत और भी बोलेंगे मोदी जी इसी तरह की बातें, क्योंकि उनका कोई भी वार चल नहीं रहा है। और आज जो एक नया जो डाल दिया, अभी मैं देख रही थी कहीं कि अमित शाह सफाई दे रहे हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनेंगे। तो ये स्थिति आ गई है। अब विपक्ष की पिच पे खेल रहे हैं भाजपा, सबसे बड़ी पार्टी विश्व की। जी मैं आता हूं जेपी सिंह साहब के पास, लेकिन एक बयान के साथ आता हूं। पहले अरविंद केजरीवाल जी के इस बयान को सुनिए। कि केजरीवाल जिसने दिल्ली के सारे अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, अस्पतालों की काया पलट दी, आपका इलाज फ्री करा दिया, ये लोग वो काम नहीं करते। अरे असली जनतंत्र तो वो है, असली राजनीति तो वो है, मैंने अगर 500 स्कूल बनवाया, 5000 स्कूल बना के दिखाओ, इसमें बड़प्पन है आपका। आपका बड़प्पन इस बात में नहीं है कि केजरीवाल ने 500 स्कूल बनाए, इसको स्कूल बनाने से रोको। आपका बड़प्पन इस बात में है कि आप तो देश के प्रधानमंत्री हो। केजरीवाल 500 स्कूल दिल्ली में बना रहा है, पूरे देश के अंदर 5 लाख स्कूल बनाओ, इसमें बड़प्पन है आपका। ये हमारे काम रोकना चाहते हैं, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है, ये तानाशाही है। और इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ना है हम लोगों को, और इसी तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं आज मैं तन मन धन से संघर्ष कर रहा हूं इस तानाशाही के खिलाफ। लेकिन मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए। एक 140 करोड़ लोग जब मिलके, ये देश बहुत महान देश है, 4000 साल पुराना देश है हमारा। बहुत बड़े बड़े तानाशाह आए जिन्होंने इस देश के ऊपर तानाशाही करने की कोशिश की, लेकिन इस देश ने कभी कबूला नहीं किसी तानाशाह को। किसी तानाशाह की तानाशाही नहीं चलनी चाहिए इस देश की जनता ने। जितने तानाशाह जनता ने उखाड़ के उनका तख्ता पलट दिया। आज अपने को देश को तानाशाही से बचाना है, आप सब लोगों का साथ मांगने के लिए आया हूं दोस्तों। जेपी सिंह साहब, आपके पास आना चाहता हूं कि तानाशाही को इस देश ने बर्दाश्त नहीं किया है, और एक बार फिर जो शासन है वो बर्दाश्त करने नहीं जा रहा है, जनता बर्दाश्त करने नहीं जा रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इंदिरा गांधी ने तो संविधान के तहत इमरजेंसी लगाई थी, जो संवैधानिक प्रावधान थे, और उन्होंने उसको वापस भी लिया। उन्होंने इमरजेंसी भी खत्म की, विपक्षी नेताओं को जेल से भी बाहर निकाला चुनाव के बाद, चुनाव के लिए, और वो चुनाव हार भी गई। हारने के बाद ग्रेसफुली उन्होंने छोड़ भी दिया, उनको इन लोगों ने जेल भी भेज दिया। और दोबारा जब वो चुन करके आई, 2-2.5 साल तक भी ये लोग अंतर विरोध में अपने गिर गए, दोबारा भी चुन के आई, तो फिर उन्होंने इमरजेंसी की कोई बात जो है उसको रिपीट नहीं की। लेकिन अभी तो अघोषित रूप से इमरजेंसी नहीं है तो क्या है, प्रेसी वाले हैं, अपने को बहुत बड़े सूरमा भोपाली समझते हैं। आए दिन कोई जो है यूट्यूब चैनल बंद हो रहा है, कोई यूट्यूब चैनल को धीमा कर दिया जा रहा है, डीमोनेटाइज कर दिया जा रहा है। अब उन्होंने एक नया सिस्टम निकाला है, मुझे पता चला कि तमाम चैनल को चलने तो दे रहे हैं, लेकिन डीमोनेटाइज कर दिया उन्होंने, मोनेटाइज से डीमोनेटाइज कर दिया कि 3 महीने के लिए आप अपील कीजिए, 3 महीने बाद वो डिसाइड करेंगे। तो इस तरह का सरकार के दबाव में सब हो रहा था। इमरजेंसी नहीं है तो क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध नहीं तो क्या है। और चुनाव के दौरान आप 2-2 मुख्यमंत्री को ले जाके बंद कर दे रहे हैं। आपके वो केसीआर की लड़की को आपने जो है बंद कर दिया, और आपको सपना आ रहा था कि जो है कहाँ क्या हुआ, न एक पैसे का लेन देन का पैसा बरामद हुआ, न आपकी उसकी प्रोसीड की कोई प्रॉपर्टी बरामद हुई, न कविता के पास बरामद हुई, न सिसोदिया के पास बरामद हुई, न संजय सिंह के पास बरामद हुई थी, न केजरीवाल के खिलाफ एक नया पैसा या जो है फिजिकल लेन देन का कोई प्रमाण आप दे पाए। इन्होंने कहा, उन्होंने कहा, हेयर से देर से, ये कोई कानून का शासन है या इमरजेंसी है आपको बता रहे। और उसमें खेत के साथ हमें करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका का के जो जजों का एक वर्ग है जो वैचारिक प्रतिबद्धता के कारण जो है वो अदालत में पहुंचा है, वो उनके हितों की रक्षा करता है, वो वहां बैठ के सिद्धांत बघाड़ता है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी की डिग्री आज तक 10 साल में किसी ने नहीं देखी। केजरीवाल तो जो है IRS सब कर रहा है,
आज वो जो इंस्टेंटली खड़ा होके माइक लेके बोल रहा था तो कहीं टेलीप्रॉम्प्टर दिखाई पड़ा क्या आपको? टेलीप्रॉम्प्टर ना हो तो प्रधानमंत्री जी बोल नहीं सकते। मैं ज्यादा बात नहीं करता। उन्होंने तो अभी मान लिया कि उड़ीसा के जिलों के जो है वो क्या कहते हैं राजधानियों को पूछा है। वो बनारस से 10 साल से जो है सांसद हैं और फिर तीसरी बार सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बनारस में 2 मुर्दा घाट हैं जो पौराणिक रूप से मशहूर हैं। उन दोनों का नाम जरा बता दें। बनारस के 10 मोहल्ले का प्रधानमंत्री जी नाम बता दें। 10 मोहल्ले का इंस्टेंटली यहाँ से बता दें। बढ़िया सर। अब बता देंगे मलदहिया कहाँ है, चेतगंज कहाँ है, कबीरदास का जो है वो जो कबीर चौरा है वो किस जगह पर अवस्थित है। वो बनारस घाटों का शहर है। राजघाट से लेके इधर 80 घाट तक जो है बनारस घाटों के किनारे बसा हुआ है। 10 घाट का ही नाम बता दें। 10 समेत के अलावा 9 घाट का और नाम बता दें प्रधानमंत्री जी। तो बात यह है कि आप दूसरे के ज्ञान पर तो जो है पढ़े लिखे या जो भी ज्ञान किसी ने उनको बता दिया होगा कि नवीन पटनायक बड़े सोफिस्टिकेटेड आदमी हैं, वो हैं, वो बड़े मुख्यमंत्री, लेकिन उनको उड़ीसा के जो है क्या कहते हैं सारे जिलों का नाम मालूम नहीं। तो जिला उसके साथ जिले के साथ जिले की राजधानी, अब वो नया जो है उन्होंने उसमें अपना ज्ञान प्रदर्शित कर दिया। तो केजरीवाल इस तरह का बंडलबाजी नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने आईएएस की परीक्षा देके आईएएस एलाइट में क्वालिफाई करके नौकरी किया है और इंटरव्यू दिया है जो है यूपीएससी का। वो जो है वो क्या कहते हैं आरएसएस के जो है वो क्या कहते हैं नीचे से जो है गोबर गणेश और गोमूत्र पी करके जो है आगे नहीं बढ़े हैं। आपसे बता जेपी सिंह साहब, ये प्रतिक्रिया में दिखाना चाहता था जो आप बोल रहे हैं, वो तो बिना कागज के जिलों की राजधानी नहीं बता सकते, लेकिन मोदी जी तो कागज देखकर भी नहीं बता सकते। शानदार प्रतिक्रिया दी है सुरेश चांद जी ने। नहीं, मैं तो कह तो रहा हूँ कि बनारस के 10 घाट 10 मोहल्ले बनारस में जो है कै ठो जो है 2 ठो जो है पौराणिक जिस पौराणिक कार्यक्रमों को लेके जो है आरएसएस चलती है कि यहाँ पर मंदिर था, यहाँ मस्जिद बन गया, यहाँ पर ये था, यहाँ ये बन गया, तो उसको हम पुराने रूप में लाएंगे। तो पौराणिक बात को तो जानते होंगे ना। तो पौराणिक बताएंगे ना कि वहाँ 2 जो क्या कहते हैं मुर्दा घाट है जहाँ मतलब बिहार से लेके कहाँ कहाँ के लोग आते हैं और जो है अपना जो है वो क्या कहते हैं अंतिम संस्कार करने उत्तर प्रदेश के कई जिलों से लोग जाते हैं, मानते हैं कि वहां अंतिम संस्कार होता है तो जो है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। तो वही बता दें कि जो है वो 2 ठो हैं कौन, 2 ज्यादा नहीं 2। प्रधानमंत्री जी अपने उस गांव का नाम बता दें जिस गांव को उन्होंने गोद लिया बिना जो है टेलीप्रॉम्प्टर में देखे। तो बात यह है ना कि जो काम आप खुद कर नहीं सकते और आप दूसरे के ऊपर उसके लिए आप उसको प्रशंसित लगा रहे हैं और उसमें भी अंड का बंड बोल रहे हैं, उसकी राजधानी पूछ रहे हैं। तो बनारस की राजधानी कहाँ है भाई? गोदौलिया है बनारस की राजधानी की, मलदहिया है बनारस की राजधानी की, चेतगंज है बनारस की राजधानी की, कबीर चौरा है बनारस की राजधानी, या मणिकर्णिका घाट है बनारस की राजधानी? आप बताइए। तो कहने का मतलब यह है कि आप दूसरे के ज्ञान पर जब प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो पहले एक बार शीशे में खुद को भी देखा कीजिए। एक टिप्पणी मैं दिखा रहा हूं जहां से बात मैंने शुरू की थी। राहुल गांधी से सवाल जब पूछा गया था तो उन्होंने जो चैलेंज डिबेट वाली बात पर, उस चीज को मैं बताना चाहता हूं कैसे सवाल पूछा गया और कैसे उन्होंने जवाब दिया, वो एक बार दिखाना चाहता हूं। है कि जस्टिस मदन बी लोकुर और मीडिया के काफी सारे साथियों ने आपको प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 डिबेट के लिए आमंत्रित किया है, तो ये न्योता स्वीकार करते हैं? मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं मीनू जी। ये जब वो कह रहे थे पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। 2 बातें थी। मैं सुरेंद्र दुबे सर के पास आता हूँ इस टिप्पणी के लिए। सुरेंद्र दुबे सर, आपके पास आता हूँ क्योंकि पूरा हॉल गूंज रहा था। 2 बातें थी, एक तो मैं जवाब दूंगा, डिबेट करूंगा, और दूसरा कि वो नहीं करेंगे। और आज तो कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने अपने सिग्नेचर से बाकायदा एक लेटर लिख दिया जस्टिस मदन लोकुर जी, एन राम और एक और व्यक्ति थे उनको, कि हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। जी, जस्टिस एपी शाह जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं।
जी। तो इस पर एक टिप्पणी बनती है सुरेंद्र दुबे सर, ये तो दम टेक ऑन करना है, सीधे हेड ऑन करना है सीधे नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी का। जी हाँ, यही यही एक दिक्कत इस नरेंद्र मोदी जी को 2024 में हो रही है कि राहुल गांधी हेड ऑन कर रहे हैं। राहुल गांधी उनको उनकी हैसियत का अंदाज बता रहे हैं, और ये शायद रेयर कभी कोई और नेता हिम्मत करता जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मैं लिख के दे रहा हूं गारंटी कि ये नहीं जीतेंगे। तो जाहिर है उनके पास फीडबैक होगा, इतने बड़े नेता हैं और दो यात्राएं की, उस दौरान उनका बहुत फीडबैक होगा। आप ये समझिए जो आदमी 6,000 लगभग 8-10 हजार किलोमीटर चला, उससे सैकड़ों हजारों लोगों से तो संपर्क हो गए होंगे, उनमें से तमाम लोग उनको बता रहे होंगे। फिर उनका अपना पार्टी के सेटअप है, फिर वो देख रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। तो ये तो आप निश्चित जानिए कि हेड ऑन है। और अब वो वाला मामला नहीं चलेगा जो कहते हैं ना कि मोदी वर्सेस राहुल करने की कोशिश की जा रही है। अरे भाई, जब अखाड़े में दो ही पहलवान हैं तो अब लड़ना भी उन्हीं दो को है। और जब पूरे गठबंधन ने चाहे या अनचाहे राहुल गांधी को अपना नेता मानकर उनके हाथ में कमान सौंप दी, क्या गठबंधन का किसी आदमी ने ये कहा कि साहब ये राहुल गांधी हर बात में क्यों बोलते हैं, हम बोलेंगे? क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि इस आदमी ने पकड़ लिया, इसका कनेक्ट हो गया है मतदाता से, जितनी अपार भीड़ हो रही है। इसीलिए जब मैं अरविंद केजरीवाल पर कह रहा था तो मैं एक बात बहुत जरूरी अभी ध्यान आया मुझे। अरविंद केजरीवाल ने और एक दांव खेला वो कल, इसीलिए देखिए अभी तक बीजेपी उन पर अटैक नहीं कर रही। एक सफाई दी संविधान वाली, इन्हें 75 की कोई शर्त नहीं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये अमित शाह बनेंगे। तो जो मोदी भक्त पिछले 10 साल से पागलों की तरह घूम रहे हैं, बाल बढ़ाए, दाढ़ी बढ़ाए, भूखे नंगे, कह रहे हैं कि हम 500 रुपए लीटर भी पेट्रोल होगा तो हम रहेंगे, वो सब जितने मोदी भक्त से पगला गए। उनको लग रहा कि बताओ हम जिनके लिए हुए बर्बाद। फिर वो एक गाना याद आ गया, और जेपी सिंह ने बताया नहीं पिछला गाना, एक गाना फिर मैं उनकी ओर भेज रहा हूँ, बड़ा पुराना, मैं भूल रहा हूँ लाइन, वो है इसी, वो हुए आबाद और क्या करके कुछ है। मुझे लगा कि वाकई जो ये लोग हैं इसके क्या कहते हैं मोदी भक्त, तो सख्ते में आ गए होंगे कि गुरु हम जिसके चक्कर में बर्बाद हो गए वो तो बनने वाला नहीं। और ये बात हम आप हंसी समझ रहे हैं, हम आप समझ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक झांसा दे रहे हैं, एक चाल चल रहे हैं। हमने कहा ना, दोनों बहुत बड़े फेंकू हैं, अरविंद केजरीवाल और मोदी। और इसमें कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल कि दोनों में कौन बड़ा फेंकू है। एक पढ़ा लिखा फेंकू, एक दर्जा 4 पास फेंकू, जैसा वो अरविंद केजरीवाल कहते हैं, इंटायर पॉलिटिकल साइंस फेंकू है। तो अब वो अरविंद केजरीवाल इस ढंग की कोई बात नहीं कह रहे हैं कि फलाने मोदी जी अपने गांव का नाम बता दे तो हम जान जाए ना। वो ऐसी बातें फेंक रहे हैं जैसे ये बात देखिए कि एक बड़ी बात जो फंसा दी, जिसके आप साइकोलॉजिकल उसको समझिए। मैं मनोविज्ञान का छात्र रहा हूं, अब खैर क्या हूं। ये कहा कि रमन सिंह को निपटा दिया, शिवराज सिंह चौहान को निपटा दिया, वसुंधरा राजे को निपटा दिया, पता है कितने नाम निपटाए, और कहा कि अब मोदी जी को निपटा देंगे अगर ये चुनाव जीत गए। आप उन लोगों पर मत जाइए जिनके नाम ले रहे हैं, उनके जो समर्थक हैं उनकी मनोदशा को समझिए। जो इस बात को जो सुनेंगे तो बहुत अंदर ही अंदर उद्वेलित होंगे, अच्छा ही यार केजरीवाल कहे तो ठीक ही रहा कि बताओ लाडली बहना योजना से मध्य प्रदेश में चुनाव जीता गया और उसी को निकाल दिया। एक कॉमन सेंस की बात सुनिए। हम लोग बड़ी बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, इस देश में सारे लोग लेवल के नहीं है ना।
और हमारे लोग वोट भी डालने कम जाते हैं। जो वोट डालने जाते हैं वो खाली ये सुने कि यार ये केजरीवाल कहलस तो ठीक कि निपटा देना। और इसमें क्या गलत है कि केजरीवाल सुरेंद्र दुबे सर एक विजुअल दिखाना चाहते हैं प्रियंका गांधी की नंदुरबार की। इसको देखे बगैर ये शो अधूरा रहेगा, फिर आप अपनी टिप्पणी कंटिन्यू करेंगे जी। ये प्रियंका गांधी की रैली की तस्वीर है, लेकिन इससे मुझे तेलंगाना याद आ रहा है। तेलंगाना में जब शुरुआती दौर में सभाएं होती थी और भीड़ जुटती थी तो लोग गंभीरता से नहीं ले रहे थे दिल्ली की मीडिया कि भीड़ जुटने से कुछ नहीं होता है, कांग्रेस का तो संगठन ही नहीं है, कांग्रेस तो ट्रायंगुलर लड़ाई में तीसरे नंबर पर भी नहीं है, लड़ाई तो बीजेपी और बीआरएस में है। इस तरह से बातें होती थी। लेकिन इस तरह की रैली ने तभी हम जैसे लोगों को ये संकेत दे दिया था, हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था कि तेलंगाना में सरकार बदल रही है और इस बार बीआरएस बनाम कांग्रेस है और कांग्रेस अच्छे से जीतेगी। लेकिन इतने अच्छे से जीतेगी ये तो हम लोगों ने भी कल्पना नहीं की थी। मगर ये सभा, ये भीड़ आज हिंदुस्तान में आम हो गई है। जहां भी चले जाए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो इस तरीके से हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में बड़ा अंडर करंट जो है उसका प्रकटीकरण है। जी सुरेंद्र दुबे सर। देखिए करंट है, जो एनालिस्ट है वो भी घबराए हुए हैं कि हम सही बात कहें कि न कहें। भाई ऐसा होता है कि जैसे ट्रैक रिकॉर्ड हो जाता 2019 में सबने कहा, लेकिन तब वो भूल गए। मैंने नहीं कहा उस दौर में भी, जब पुलवामा की बात हो रही थी, जब हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि फर्स्ट टाइम वोटर्स हमें देश के नाम पर वोट दे दें, तो मैंने लोगों से कहा कि नहीं, अब ये तो इसको हराना मुश्किल हो जाएगा। अब इस समय कोई नैरेटिव बन नहीं पा रहा, कल नहीं बन जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। देखिए वो कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। मैं दो चीजें बताता हूँ। 8 तारीख को अंबानी और अडानी को निपटा दिया मोदी जी ने। वो माथे पर अपना माथा पीट रहे हैं कि जिनके लिए हुए बदनाम वही हमारी पगड़ी उछाल रहे। और आज वो जो मोदी भक्त वो भी बहुत संकट में आ गए कि यार अगर ये मतलब अमित शाह को बनवा देगा, और बात कन्विंसिंग लगेगी, हम लोगों को लग रहा कि मतलब ये कोई बात नहीं, लेकिन वो वर्ग जो वोट देता है, जो भक्त जिसकी सोचने समझने की खिड़की बंद रहती, उसको कहाँ फुर्सत। जैसे उसको क्लिक कर गया कि मोदी जी बड़ा कोई नहीं, बाद में सौन मारे अरे ये तो गड़बड़ हो गई। दो बातें निकल। तीसरी आप देखिए कि मैं जिस पर आपने हमको टोका कि हम पहले रैली दिखा दे, तो मैं भटक गया था, आप मुझे भटका देते कभी कभी। तो आप ये देखिए कि जैसे उन्होंने जितने बीजेपी के नेता, तो क्या वसुंधरा राजे सिंधिया ये नहीं चाहते हैं कि हाँ यार अरे क्या करें, अरे मोदी बनी जाएंगे तो हमारा क्या, नहीं बनाएंगे तब तो हम तो अपने बल पर जितने बड़े नेता हैं। योगी के बारे में सब हम लोग कह ही रहे हैं कि भाई अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए तो निपटा दीजिए। और इस पर सफाई क्यों नहीं दी बीजेपी की किसी नेता ने कि नहीं योगी को निपटाने की हमारी कोई योजना नहीं है। योगी जी बाद में भी हमारे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, कहा किसी ने नहीं कहा। इसका मतलब वो बात सही है जिस पर हम लोग कई दिन से लगातार डिस्कस कर रहे हैं। मैंने एक बात पर सफाई दी, इस पर भी दे दी।
या वो नेता निकल के आते। योगी जी कहते कि नहीं नहीं हमारे प्रधानमंत्री को बदनाम कर रहे हैं, हमें कोई नहीं हटाए, मैं रहूंगा, वो भी नहीं बोल रहे। वसुंधरा राजे भी नहीं बोल रहे, शिवराज सिंह चौहान भी नहीं बोल रहे। तो आप ये समझिए अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया है, लोग हमसे पूछ रहे थे कई चैनल पर कि अगर राहुल अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे आप इस स्तर की बात की वो मत करिए। राहुल गांधी आइडियोलॉग है और अरविंद केजरीवाल को हमारे दर्शक बता रहे हैं कि डिबेट में विजेता तो मोदी जी ही होंगे, क्योंकि राहुल नाले से गैस नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, ये बात ठीक है, सही है। अच्छा, उसके उसी चक्कर में बहुत वो तो पता है, बहुत ध्यान नहीं दिया, नहीं तमाम गैस कंपनियां खुल जाती विदाउट इन्वेस्टमेंट। नाले सब लोग गैस निकाल के सिलेंडर सब सप्लाई कर रही है। देखिए सुमित जी कम थोड़े हैं, कह रहे हैं कि मैं मोदी को अपना बिहार में खेत बटाईदारी में देने को तैयार हूं 5 जून को। फकीर को पहले किसान बनाना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज एक दिन में 24 घंटा अभी नहीं हुआ है, हो गया मतलब 24 घंटा हुआ। 24 घंटे ने इतने बाउंसर अरविंद केजरीवाल ने मार दिए हैं कि सत्तारूढ़ दल को समझ नहीं आ रहा कि हम क्या जवाब दें। कल फिर आप देखेंगे आगे, और जो परसों चुनाव, एक फेज का 96 सीट पर मतदान है। इस बार का मतदान कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि जो कम था नाराजगी में, वो हो सकता है उत्साहित हो जाओ, जम के वोट कर दे कि नहीं नहीं इनको हरा ही देना, अब तो मामला हो गया। ये देखना पड़ेगा एग्जैक्ट क्या होगा। इसका एनालिसिस सेफोलॉजिस्ट भी कभी सही नहीं कर पाए कि कब बढ़ने का क्या मतलब, क्या घटने का क्या मतलब। 13 तारीख को वोटिंग है, 260 सीटें बाकी हैं और उन 260 सीटें तक अरविंद केजरीवाल हैं। जब पहले ही दिन इस आदमी ने धुआंधार बैटिंग की और खुद ही कह रहे थे कि मैं 50 दिन से तिहाड़ में कर क्या रहा था, यही सब हिसाब किताब लगा रहा था कि मैं क्या करूंगा, और दिखाया उन्होंने करके। तो मुझे लगता है आप एक बिल्कुल अलग ढंग की राजनीति देखेंगे। और बहुत हम तो कहते हैं बहुत बढ़िया माहौल है, आनंद से। अभी हमने आइसक्रीम खाई, आप लोग भी खा लीजिए, पैसे मत मांगिएगा, हमारे पास पैसे नहीं, इन खा जरूर लीजिएगा। ठीक सर, ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़े। और आज टाइम भी एक्सीड हो गया। जेपी सिंह साहब फिर दोबारा आ नहीं पाए आपके पास, और मीनू जैन जी आपके पास भी नहीं आ सका। आप सबका बहुत बहुत आभार। हमारे तमाम दर्शकों का भी जो लगातार प्रतिक्रिया देते रहते हैं और जुड़े रहते हैं। एक इंटरेक्शन होता है अपने विचारों के साथ, और वो देखिए अभी भी जाते जाते भी प्रतिक्रिया आ रही है। हमें तो लगता है कि मोदी जी अपने उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों का उत्तर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद तथा राम राम लिखा होगा तो पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की तरह उन्हें पास कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी टिप्पणी, क्योंकि ऐसी ही कॉपी एक जांच हुई थी और नंबर दे दिए गए थे। किरण जी ने लिखा है कि महाराष्ट्र में मराठी चैनल पर दिखाते नहीं प्रियंका गांधी राहुल गांधी की सभा, 1-2 सेकंड कभी नहीं तो कभी फेंकू चंद का भाषण दिखाते हैं, वैसे भाषण नहीं फेंका फेंकी, मीडिया वाले मास्टर स्ट्रोक, ये बता रहे ये हालात हैं। तो उम्मीद है कि आप इस चर्चा को इसी तरीके से गुणवत्तापूर्ण बनाए रखेंगे। हमारे YouTube चैनल @प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।